हेलो बच्चों। आज हम गेट इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं फॉर 2024। राइट, स्टार्ट करते हैं। Which of the following measures in the Keynesian framework is adopted to tame inflation in an economy? Tame inflation का मतलब क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेशन कम हो रही है, आपकी इन्फ्लेशन कम हो रही है। अब मुझे एक चीज का आंसर बताओ, इन्फ्लेशन कब कम होगी? इन्फ्लेशन दो सिनारियो में कम हो सकती है, या तो आपकी डिमांड कम हो जाए या तो आपकी सप्लाई बढ़ जाए। तो अब आपको ये देखना है कि या तो आपकी डिमांड कम होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड, या तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ना चाहिए। पार्ट ए और ऑप्शन ए रादर, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हमें पता है कि जो एडी है दैट इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज होगी तो एडी कम हो रहा है, उसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन पक्का से कम हो सकती है। ऑप्शन बी, रिडक्शन इन बैंक रेट। अब बैंक रेट ना अगर रिड्यूस होगा, इनडायरेक्टली आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा। तो ये हमें नहीं चाहिए, दिस इज रॉन्ग। रिडक्शन इन रेपो रेट, सेम इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा इंटरेस्ट रेट पे, इंटरेस्ट कम होगा जिसकी वजह से आई बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा, ये भी हमें ऑप्शन नहीं चाहिए। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो एडी बढ़ेगा, तो ये भी हमें ऑप्शन नहीं चाहिए। देन विच इज द करेक्ट ऑप्शन? रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। राइट। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए या तो डिमांड को कम होना चाहिए या तो सप्लाई को कम होना पड़ेगा। बेसिकली आपको ये देखना है कि प्राइस कैसे कम होगा। राइट। अगर आप इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी देखना चाहते हो, सपोज करो हम यहाँ पे एडीएस का डायग्राम बना रहे हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इज एडी कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इज एएस कर्व। ये मेरा प्राइस है बच्चे, ये मेरा क्वांटिटी है। राइट। इक्विलिब्रियम प्राइस ये है मेरा, और अभी के लिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है मेरी। ठीक है। अगर मैं एडी को कम करता हूं तो न्यू एडी को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो चुका है। राइट। मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो चुका है, जो कि मेरा इन्फ्लेशन को कम करेगा। राइट। तो मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है? जहां पे भी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। राइट। लाइकवाइज अगर आप एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दोगे तब भी आपका प्राइस कम होगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the difference between actual GDP and the trend output varies inversely with the difference between actual unemployment rate and natural rate of unemployment, then such a relationship is called। अच्छा बच्चे, ये ओकन्स लॉ की डेफिनेशन बता रहा है। ओकन्स लॉ क्या बताता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन जीडीपी एंड द चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। और वो चेंज है, किससे चेंज की बात कर रहे हैं हम? जो पोटेंशियल आउटपुट है उसको हम यहाँ पे ट्रेंड आउटपुट बोल रहे हैं। एंड अनएम्प्लॉयमेंट में किस चेंज की बात कर रहे हैं? जो कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड उसके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। वी नो दैट, माइनस साइन लगा होता है। राइट। देयरफॉर दिस डेफिनेशन इज नथिंग बट रिलेटेड टू Okun's law. Therefore, this relationship is known as Okun's law. Yeah. Okay. In a sticky price model of aggregate supply, if none of the firms in the market have flexible price, then the short run aggregate supply curve will be what? So बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टिकी प्राइस मॉडल है। स्टिकी प्राइस मॉडल का मतलब क्या हुआ कि आपका प्राइस चेंज नहीं हो रहा। एक बार इसको ग्राफिकली देखते हैं। एक बात बताओ, अगर आपका प्राइस चेंज नहीं होगा तो एएस कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि प्राइस तो चेंज हो ही नहीं रहा। राइट। यहाँ पे आपने प्राइस लिया हुआ है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी ले रखा है। अगर स्टिकी प्राइसेस है, स्टिकी प्राइस का मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा, आप सेम प्राइस पे कोई भी क्वांटिटी सेल कर सकते हो, कोई भी क्वांटिटी उसी प्राइस पे सेल कर सकते हो। देन व्हाट इज द शेप ऑफ योर एएस कर्व? हॉरिजॉन्टल। Therefore the correct option is
horizontal, right? Therefore the correct option is horizontal. Although वो क्वेश्चन में बोल रहा है if none of the firms in the market have flexible price, again that means कि आप sticky price मॉडल में ही हो, किसी का भी flexible price नहीं है, तो शॉर्ट रन AS का जो होगा वो horizontal होगा. Yeah. Okay. Next question. When transfer of income happens from the not richer, अब लेट्स से मैं दो ही लोगों को कैटेगराइज कर रहा हूँ, एक पुअर और रिच, मिडिल क्लास को नहीं लेके आ रहा अभी. तो या तो कोई पर्सन पुअर हो सकता है या तो कोई पर्सन रिच हो सकता है, राइट? तो अगर वो नॉट रिचर है, नॉट रिचर का मतलब वो कौन सी कैटेगरी में है? वो पुअर वाली कैटेगरी में, वो रिच नहीं है. So when a transfer of income happens from not richer, that is from poor individual to not poorer का मतलब rich individual, then such a transfer is known as. आप ध्यान से देखो, पुअर से रिच की तरफ इनकम ट्रांसफर हो रही है, तो हमेशा याद रखना ऐसे ट्रांसफर को बोलते हैं रिग्रेसिव ट्रांसफर. ऐसे ट्रांसफर को बोलते हैं रिग्रेसिव ट्रांसफर. अब इन लोगों ने आपको जान के कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला? नॉट रिचर, नॉट पुअरर, सो दैट जब भी एग्जाम में होता है कि हमें अपने माइंड को स्टेबल रखना है बच्चे, राइट? और वो ऐसे वर्ड्स डाल रहे हैं कि हमें अपने माइंड को स्टेबल तो रखना ही रखना है, साथ में ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम कोई वर्ड मिस ना कर दे. यूजुअली हम क्या करते हैं, हम नॉट मिस कर देते हैं. तो हम कई कई बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे? व्हेन ट्रांसफर ऑफ इनकम हैपेंस फ्रॉम, वो पढ़ेंगे नॉट रिचर, बट उनके माइंड में क्या चल रहा है? रिचर, क्योंकि वो वर्ड रिचर देखते हैं. तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज थोड़ा सा ध्यान से करना है, आराम से करना है, राइट? Okay. So this is known as regressive transfer. Then which one of the following is not a source of finance of the government of India? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या सोर्स है फाइनेंस का? रेवेन्यू का क्या सोर्स है? ऑब्वियसली इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी से भी उसको फाइनेंस मिलता है गवर्नमेंट को, या उसका रेवेन्यू मिलता है. तो लैंड रेवेन्यू इज द वन जिससे गवर्नमेंट को कभी भी, और जो कि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है. सो द आंसर इज लैंड रेवेन्यू. यप. अब कई क्वेश्चंस ऐसे इसमें आप देखोगे गेट के अंदर जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है. उसमें से एक क्वेश्चन ये है बच्चे, इन द केन्जियन क्लोज इकोनॉमी आइसोलर मॉडल where interest rate is plotted along the vertical axis and output is plotted along the horizontal axis, the product market schedule will be. अब एक बात बताओ, what do you mean by product market schedule? प्रोडक्ट मार्केट शेड्यूल को कौन सा बोलेंगे? आईएस का, क्योंकि गुड्स मार्केट शेड्यूल की बात हो रही है, राइट? तो एक बार देख लेते हैं इसको. ऑल्दो यहाँ पे डायग्रामेटिक का कोई वो नहीं है, यूज नहीं है, बट क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि यहाँ पे हमें आई पुट करना है वर्टिकल एक्सिस में, यहाँ पे वाई, और हम कौन सी उसकी बात कर रहे हैं? कर्व की. आई, वी आर टॉकिंग अबाउट आईएस कर्व. सो सॉरी फॉर दैट. या ओके. नाउ इन दिस केस हमें क्या बताना है? ऑप्शन ए इज IS curve is relatively steeper if the interest elasticity of investment is low. Now, what is interest elasticity of investment? हमें पता है, हमने आई बार को क्या लिखा हुआ था, और सॉरी आई को क्या लिखा हुआ था? आई बार माइनस बी आई, राइट? और मैंने आपको क्लास में क्या बताया था? ये बी क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट. दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट elasticity of investment, right? अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज स्लोप ऑफ आईएस? स्लोप ऑफ आईएस क्या होता है बच्चे? -1/b अल्फा जी. वो कह रहा है अगर b की वैल्यू लो है, अगर b की वैल्यू लो है तो ऑब्वियसली मेरा स्लोप बढ़ेगा. स्लोप बढ़ने का मतलब स्लोप स्टीपर होगा. सो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज करेक्ट. जब भी मेरा b की वैल्यू कम होगी मेरा स्लोप बढ़ेगा, जिसका मतलब क्या है? स्लोप स्टीपर होगा. सो IS कर्व विल बी relatively steeper if the interest elasticity of investment is low. That is correct. Second, relatively steeper, the higher the marginal propensity to save. कई बच्चे यहाँ पे सेव की जगह कंज्यूम पढ़ेंगे.
क्योंकि उनको जल्दी होगी ऑप्शन टिक करने की। यहाँ पे है when we have the higher marginal propensity to save। एक बात बताओ, अल्फा जी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सर 1/1 - MPC। अभी मैं टी और एम को नहीं इंक्लूड कर रहा बच्चे, स्मॉल टी एंड स्मॉल एम। क्या हम इसको 1/S लिख सकते हैं, वेयर एस इज और MPS? वो बोल रहा है अगर ये हायर होगा तो अल्फा जी क्या कम होगा? बिल्कुल कम होगा। और अगर अल्फा जी कम होगा दैट मीन्स डिनोमिनेटर कम है स्लोप का, एस के स्लोप का, तो स्लोप बढ़ेगा, विच मीन्स दैट स्लोप स्टीपर होगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। देन वी हैव रिलेटिवली स्टीपर इफ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाई। ये हमने अभी लो के साथ देखा, अगर लो होगा तो स्टीपर होगा, तो हाई होगा तो स्टीपर नहीं हो सकता। Then we have relatively flatter when the interest elasticity of money demand is very high. So पहली बात तो interest elasticity of money demand, बेसिकली ये H की बात कर रहा है, राइट? और H किसके स्लोप में आता है? LM के स्लोप में आता है, नॉट इन IS। तो ये भी ऑप्शन गलत है बच्चे। तो कौन से दो ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। या ओके। Then we have in the Keynesian system, the speculative demand for money arises because of, what do you mean by speculative demand for money? Demand for money कैसे लिखते हैं हम? L is equals to KY minus HI। तो ये होती है ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, ये होती है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, राइट? HI इज नथिंग बट स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या? हमें एश्योरिटी नहीं है किसी भी चीज की, राइट? हमें किसी भी चीज की एश्योरिटी नहीं है, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, तभी तो वर्ड है स्पेक्युलेटिव। तो यहाँ पे किस चीज की हमें एश्योरिटी नहीं है? वी आर अनसर्टेन ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, राइट? ऑल्सो वी आर अनसर्टेन रिगार्डिंग बॉन्ड प्राइस एंड एसोसिएटेड कैपिटल गेन्स। एंड इसलिए हमने स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी को रखा था पिक्चर में, राइट? हम क्या बोलते थे? जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मनी डिमांड कम होगी, और जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा मनी डिमांड बढ़ेगी, राइट? तो मनी डिमांड बढ़ेगी कम होगी किससे पता लग रहा है? वन ऑफ द रीजन इज ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड द अदर रीजन इज स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, राइट? तो ये अनसर्टेन है यहाँ पे कि हमें फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट नहीं पता। क्योंकि हमें फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट नहीं पता, वी आर ऑल्सो अनसर्टेन अबाउट बॉन्ड प्राइसेस। मैंने आपको बताया था ना, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड की वैल्यू या प्राइस ऑफ बॉन्ड ये लिंक्ड है आपस में बच्चे, राइट? ओके, सो इन दिस केस ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। देन वी हैव which of the following statement is or are true? A firm experiences economies of scale when an increase। अच्छा देखो, जब भी बात आए इकोनॉमीज ऑफ स्केल की या फिर इकोनॉमी ऑफ स्कोप की, यहाँ पे स्कोप सेकंड उसमें है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, दोनों के अंदर आपको क्या चीज देखना है कि हम अपनी एवरेज कॉस्ट को कम करेंगे विद द इंक्रीज इन आउटपुट। हम अपनी एवरेज कॉस्ट को कम करेंगे विद द इंक्रीज इन आउटपुट, यही मीनिंग है, राइट? So a firm experiences economies of scale when an increase in its output of a good or service bring a reduction in average total cost of production. Kab? When there is increase in its output, right? Similarly, a firm experiences economies of scope when an increase in range of goods produced bring down the average total cost of production, राइट? तो स्केल क्या बताते हैं हमें? ये बताता है इंक्रीज इन आउटपुट। स्कोप क्या बताता है? स्कोप बढ़ रहा है, राइट? दैट मीन्स हम किस चीज को इंक्रीज कर रहे हैं? रेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस को। अगर मैं ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर रेंज, अपने गुड्स की रेंज को बढ़ा रहा हूं, तो मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, उसको हम बोलते हैं स्कोप। और अगर मैं सिर्फ आउटपुट की बात कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं स्केल। इन दिस केस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट बच्चे। या ओके,
Which of the following factors do not affect output and employment in the classical macroeconomic model? अब देखो, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में एएस कब क्या होता है सर? वर्टिकल, तो वर्टिकल एएस बना दो, राइट? तो हमने क्या बनाया? वर्टिकल एएस, राइट? यहाँ पे आप डिमांड कब बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, बट बना लेते हैं। लेट्स सी, ये रहा मेरा एग्रीगेट डिमांड, राइट? ये रहा मेरा प्राइस, ये रहा मेरा क्वांटिटी, मेरा क्वांटिटी भी फिक्स्ड है क्यू स्टार में। हमें क्या देखना है? Which of the following factors do not affect output and employment? तो क्वांटिटी ऑफ मनी या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, मनी सप्लाई की। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाता है, आपको पता है आपका ईडी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ईडी को राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं। बट जैसे ही ईडी राइट वर्ड शिफ्ट होगा, अगर आप पहले इस प्राइस पे थे, राइट, तो धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे आपका एडी राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, सेम प्राइस पे अब आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा एंड आप इस पॉइंट तक आ जाओगे बच्चे, राइट? सो बेसिकली जितना भी आपका मनी सप्लाई बढ़ा, क्वांटिटी ऑफ मनी जितना भी बढ़ा, उसको कंपनसेट किसने कर दिया? प्राइस ने। प्राइस भी उतने प्रपोर्शन से बढ़ा, सो दैट रियल मनी सप्लाई इज नॉट चेंजिंग, और अगर रियल मनी सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा, तो आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? सो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए, it is not affect the output, right? ऑप्शन बी इज लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग से भी यही है कि आपका एडी राइट पर शिफ्ट करेगा एंड इट विल कॉज इंक्रीज इन प्राइस। तो ऑप्शन बी भी सही है हमारा, उसकी वजह से आउटपुट में चेंज नहीं होगा। लेवल ऑफ डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स, तो अगर आई बढ़ेगा तब भी एडी राइट पर शिफ्ट होगा, सेम एज ए एंड बी, इसकी वजह से भी मेरा आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, देयरफॉर ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से एएस शिफ्ट हो जाएगा राइट पर। अब देखो, यहाँ पे जल्दी से एक और डायग्राम बनाते हैं सो दैट वो क्लियर हो जाए बच्चे आपको। एएस कब बनाया, एडी कब बनाया? अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई, आपका एएस राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अब जिसकी वजह से क्या हुआ? पहले अगर आउटपुट Q1 था, अब आउटपुट Q2 हो चुका है। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से आउटपुट बढ़ रहा है। बट हमें ऑप्शंस में क्या टिक करना था? Which of the following factors do not affect output and employment, right? Therefore option A, B, C are correct. कई बच्चे यहाँ पे आंसर टिक करके आएंगे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, क्योंकि वो नॉट को पढ़ना भूल जाएंगे। तो बच्चे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बट आपको बहुत आराम से क्वेश्चन को देखना है, समझना है, फिर आंसर करना है। जल्दबाजी में हम लोग जब आंसर करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जो कि कहेंगे मैंने तो नोट पढ़ा ही नहीं, राइट? या फिर मैंने पढ़ा तो मुझे याद नहीं रहा। तो ऐसा नहीं करना लोगों को, ठीक है? ओके, अब कुछ क्वेश्चन ना सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? तो उसको एक बार देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स टू बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, द वैल्यू ऑफ सी विल बी। अब वैल्यू ऑफ सी निकालना है हमें। हमें पता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो, क्योंकि याद रखना है कंटिन्यूस है अभी के लिए, तो मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ। अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा फॉर द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, इन दिस केस 0, टिल द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, इन दिस केस 4, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर 4 तक, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? 1, राइट? अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सो 0 से लेकर 4, एफ एक्स की जगह आई कैन राइट सी अंडर रूट एक्स dx एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। सी को बाहर ले लेते हैं, 0 से लेके 4, और अंडर रूट एक्स को आई एम राइटिंग एक्स टू द पावर माइनस हाफ dx इज इक्वल्स टू 1, राइट? उसके बाद अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा सी एक्स टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, राइट?
0 से लेके 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज इक्वल्स टू 1, अपर लिमिट अगर करते हो तो आपके पास आंसर आता है 2 माइनस, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चे, अपर लिमिट करते हो तो आंसर, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट क्लियर हो जाए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी 2 अंडर रूट एक्स 0 से लेके 4 इज इक्वल्स टू 1। अब अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो आंसर आएगा, अपर लिमिट है 4 अंडर रूट 4 is 2, then 2 into 2 is 4, 4 minus 0 which is nothing but equals to 4, therefore value of c is equals to 1 by 4, value of c is equals to 1 by 4, right? या फिर आप उसको 0.25 भी लिख सकते हो, right? Okay, next question. A six-phase fair die is rolled once, with x being the number that appeared on the uppermost surface. Then the variance of x is, again very simple. In this case, x का वैल्यू ले रहे हैं बच्चे 1, 2, 3, 4, 5 and 6. वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन x होल स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन x इंटू पी एक्स। आई कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से लेके 6 तक, इसको आप एक्स आई बोल सकते हो, इसको पी एक्स आई बोल सकते हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फेयर डाई है, राइट? फेयर डाई का मतलब कोई भी नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, सो पी एक्स आई इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/6। तो अगर मुझे इसको लिखना है, क्या लिखूंगा? 1 इंटू 1/6, so ये होगा 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 इज 2/6, 3 इंटू 1/6 इज 3/6, 4 into 1/6 is 4/6, 5 into 1/6 is 5/6, 6 into 6 is 1, तो 6/6 लिख लेते हैं इसको। 1/6 को कॉमन ले लो, 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, plus 6 21, so this is equals to 20। अच्छा इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, we can say that this should be 2 7, so ये आंसर आएगा 7/2। ई एक्स आपका आया 7/2, बट हमें क्या चाहिए था? ई एक्स स्क्वायर चाहिए था यहाँ पे, तो ई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 49/4, राइट? अभी हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया, अब हमें कौन सा पार्ट निकालना है? ई एक्स स्क्वायर, सो ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वायर इनटू पी एक्स, राइट? विच इज इक्वल्स टू, अगेन पी एक्स कॉमन ले लो, दैट इज 1/6, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, right? If you add all these, you will get 91/6. If you add all these, you will get 91/6, right? यहाँ पे हमने कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर दी? ठीक है, सही किया। अब आपको क्या करना है? वेरिएंस निकालना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड यार। ओके, so write down variance of x is equals to 91/6 minus 49/4, right? And if you solve this, you will get your answer as 2.916। मैंने सॉल्व किया हुआ था बच्चे, इसलिए आई नो दी आंसर, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखा है, बट आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। तो द करेक्ट आंसर इज 2.916। Yeah, okay. Now we have, consider a Cobb-Douglas utility function, utility h is equals to 24 minus h raised to power 1 minus alpha into wh raised to power alpha
where H is number of hours spent working per day and W is wage rate per hour. If alpha is half, the corresponding labor supply. बच्चे मैंने अपनी वीडियोस में ये पूरा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, राइट? एक बार इसको फिर से देखते हैं. तो यूटिलिटी फंक्शन क्या है? 24 minus H 1 minus alpha W into H alpha, where H is what? Number of hours spent working per day. सो इन दिस केस हमने जो यूटिलिटी फंक्शन किए थे वो लेजर एंड कंजम्पशन की किए थे, तो उसको लेजर एंड कंजम्पशन में कन्वर्ट करते हैं. अब मुझे एक बात बताओ, टोटल एल बार दैट इज टोटल आवर्स अवेलेबल कितने हैं? 24. अगर मैं 24 माइनस एच करता हूँ, एच इज नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, तो क्या ये मुझे लेजर दे देते हैं? बिल्कुल सर, राइट. लेजर का मतलब आपने कितने घंटे आराम किया. तो 24 घंटे में से अगर मैंने नंबर ऑफ आवर्स जितने घंटे वर्क किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैंने कितने घंटे आराम किया? 24 माइनस एच, राइट. तो इसको हम एल बहुत आराम से लिख सकते हैं. बात करते हैं इसकी डब्ल्यू एच की. मैंने आपको बताया था कि आप कंज्यूम कितना कर पाओगे? जितनी आपकी इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस गिवन नहीं है, तो प्राइस को आप 1 लेके चलोगे, राइट. प्राइस ऑफ कंजम्पशन इज 1. तो अगर प्राइस ऑफ कंजम्पशन 1 है तो आप कितना कंज्यूम कर पाओगे? जितनी आपकी इनकम होगी. आपकी इनकम कितनी होगी? जितने घंटे आपने काम करा इनटू जितना आपको वेजेस मिलेंगी. दैट इज डब्ल्यू एच इज योर कंजम्पशन. डब्ल्यू एच इज योर कंजम्पशन. तो अगर मुझे यूटिलिटी एल कॉमा सी लिखना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है? हाफ. सो एल टू द पावर हाफ सी टू द पावर हाफ. इसमें मैंने आपको बजट लाइन भी बनाना सिखाया था. बजट लाइन कैसे बनाएंगे? W इंटू एल विच इज योर लेजर प्लस प्राइस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कंजम्पशन लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू योर टोटल इनकम. टोटल इनकम यहाँ पे कौन सी है? जितना आप 24 घंटे रह के कमा के कर सकते हो. 24 घंटे में मैं इतना वेज को अर्न कर सकता हूँ. नाउ दिस इज योर बजट लाइन, राइट. अब हमें पता है कि इन दिस केस स्लोप ऑफ बजट लाइन यूजली हम क्या लिखते हैं? पी एक्स बाय पी वाई. यहाँ पे क्या लिखेंगे? W बाय पी. पी की वैल्यू यहाँ पे जो P है वो 1 है, इसलिए दैट इज इक्वल्स टू W. ठीक है. और ये कॉप है ही. और हमें पता है कि जब भी यूटिलिटी फंक्शन कॉप होगा, टेंजेंसी कंडीशन क्रिएट होगी ही होगी, विच मीन्स दैट स्लोप ऑफ IC शुड बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन. स्लोप ऑफ IC क्या होगा बच्चे? यहाँ पे स्लोप ऑफ IC होगा MPL by MPC, which is half L to the power minus half C to the power half divided by half L to the power half C to the power minus half. You can cut this. That is equals to W. And अगर मैं इसको solve करता हूँ, what I'll get? I'll get as C by L is equals to W. Therefore, C is equals to WL. Right? अब मुझे क्या निकालना है? लेबर सप्लाई, मतलब नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स निकालना है मुझे, राइट. कंजम्पशन आपके आगे WL. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप बजट लाइन में इसको पुट करते हो, व्हाट यू विल गेट? W इंटू एल प्लस प्राइस 1 है, उसको 1 का 1 ही रहने देंगे. C कितना है? WL इज इक्वल्स टू W इंटू 24. W को कॉमन ले लो, बचेगा 2L इज इक्वल्स टू W इंटू 24. हम W से W को कैंसिल कर सकते हैं. L कितना आ रहा है? 24/2 which is equals to 12. मुझे बताओ, लेजर आपका 12 आवर्स आ रहा है, तो वर्किंग आवर्स कितना होगा? 24 माइनस लेजर which is equals to 12. तो H कितना आएगा? 12, राइट. तो वो बोल रहे हैं then the corresponding labor supply in hours is what? 12. The correct answer is 12. Yeah. Okay. Now we have consider a two good economy where where alpha
denotes the consumption of some apricots, and B denotes the consumption of bananas. Anu's utility function is a plus 2b, while Binu's utility function is min a comma 2b. Anu initially has no apricots and 12 bananas. Binu initially has 12 apricots and no bananas. In the competitive equilibrium, which one of the following will be Anu's optimal consumption bundle? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बहुत बार करवाया हुआ है बच्चे, राइट? हमने पूरे डिटेल में एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, तो एक बार एक काम करते हैं, हम एक एजवर्थ बॉक्स को बना ही लेते हैं. एजवर्थ बॉक्स यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्यों? क्योंकि जो आपकी एंडोमेंट्स है वो है 0,12 एंड 12,0, राइट? तो यहाँ पे हम लेट्स से ए मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे हम बी मेजर कर रहे हैं, तो ये भी टोटल 12 है एंड ये भी टोटल 12 है. लेट्स से यहाँ पे आप अनु के लिए मेजर कर रहे हो, यहाँ पे आप बीनू के लिए मेजर कर रहे हो, राइट? अब जो मिन है दैट इज मिन इज ए प्लस ए कॉमा 2b. सो ए, इसको सॉल्व कैसे करोगे? ए इज इक्वल्स टू 2b, राइट? मिन को सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ, ए इज इक्वल्स टू 2b. दैट मीन्स ए बाई बी क्या आएगा? इज इक्वल्स टू 2. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर हम यहाँ पे चेंज की बात करेंगे, चेंज इन ए इज इक्वल्स टू 2 चेंज इन बी. अगर बी में एक का चेंज आएगा तो टू में कितने का, ए में कितने का चेंज आएगा? 2 का चेंज आएगा, राइट? तो लेट्स से अगर आप 0,0 से स्टार्ट करोगे, तो अगर बी में एक का चेंज आएगा तो ए में 2 का चेंज आएगा. सिमिलरली जब बी 6 तक पहुंचेगा, ए कहां तक पहुंच जाएगा? 12 तक. ए कहां तक पहुंच जाएगा? 12 तक. एक सेकंड रुकना बच्चे, हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं ए फॉर बी एंड यहाँ पे मेजर कर रहे हैं बी. तो अगर बी में एक का चेंज आएगा तो ए में 2 का चेंज आएगा. बी में अगर 6 पहुंचेगा तो ए पहुंचेगा 12. दैट मीन्स दिस इज अ पॉइंट. यहाँ पे आप एक डायगोनल लाइन को ड्रॉ करोगे, राइट? ग्रीन पेन से ड्रॉ करते हैं उसको. तो इसके ऊपर आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिलेंगे फॉर मेन, राइट? तो बी के लिए अगर मुझे मेन का आईसी बनाना तो कैसे बनाऊंगा बच्चे? राइट? सिमिलरली, राइट? सो एंड सो फोर्थ. मैंने आपको दो आईसी बना के दिखा दिया. अब यहाँ पे हम लोग कैसे ये बताएंगे कि हमारा पेरेटो ऑप्टिमल बंडल कौन सा है या फिर ऑप्टिमल बंडल कौन सा है? मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि आपको पहले एंडोमेंट देखना है. एंडोमेंट क्या है? एंडोमेंट इज 0,12. 0,12 किधर आएगा? इधर आएगा, राइट? 0,12 ये रहा आपका. यहाँ से आपकी एक लाइन, बजट लाइन पास करेगी. बट यहाँ पे उससे भी पहले मुझे आप एक चीज का आंसर बताओ. आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या आएगा? आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा बीच में कहीं पे, यहाँ पे. क्यों? आपको पता है कि जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो आपको पेरियड एफिशिएंट पॉइंट कहाँ पे मिले हैं बच्चे? यहाँ पे मिले हैं. इस लाइन, इस पूरी लाइन पे हमें, इस पूरी ग्रीन लाइन पे हमें पेरियड एफिशिएंट पॉइंट मिले, राइट? इस पूरी की पूरी ग्रीन लाइन पे हमें पेरियड एफिशिएंट पॉइंट मिले. इन दिस सिचुएशन, जस्ट गिव मी सेकंड. ओके, इन दिस सिचुएशन, अब अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन बनाता हूँ, याद रखना इसका स्लोप क्या होगा लाइन का? हाफ. क्यों? क्योंकि a प्लस 2b है, और अगर a प्लस 2b है, एमआरएस क्या हो जाएगा? हाफ. एमआरएस क्या हो जाएगा? हाफ. तो कुछ ऐसा सा आपका लाइन बनेगा. इसका मतलब क्या कि आप इसको ना थोड़ा सा अभी के लिए मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमने बनाया हुआ है,
राइट। ओके, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, राइट, क्योंकि आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये तो हमें श्योरिटी है कि हम जब भी हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन होता है, हम लाइन जो आईसी है इस पूरी लाइन में कब कंज्यूम करेंगे, जब इस पूरी रेड लाइन में कब कंज्यूम करेंगे, जब हमारा आईसी इन दिस केस उसका स्लोप विच इज एमआरएस विच इज इक्वल टू हाफ इक्वल होगा प्राइस रेशियो के, दैट इज पी ए बाय पी बी, राइट। तो यहाँ से आपको प्राइस रेशियो मिल चुका है बच्चे। क्या है प्राइस रेशियो? प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ से आपको प्राइस रेशियो मिल चुका है, तभी आप बीच पे कंज्यूम कर रहे हो। इन दिस केस पी ए इज इक्वल टू 1, पी बी इज इक्वल टू 2। अब मुझे एक चीज का आंसर बताओ। वो बोल रहा है कि अनुज ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल वुड बी, अनु का ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल क्या होगा? कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पे, आप सॉल्व करो एक मार्केट के लिए। सो लेट अस सॉल्व फॉर गुड ए। ठीक है, गुड ए का, गुड ए के लिए इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी इरेज ऑल ऑफ दीज। ओके, हम किसी भी एक मार्केट के लिए सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर दूसरी मार्केट के लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एडन फॉर गुड ए एप्रिकॉट्स, राइट। अब यहाँ पे मुझे एक चीज का आंसर बताओ, व्हाट इज डिमांड फॉर बीनू ए के लिए? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हमें पता है कि ए इज इक्वल टू 2b। ये मैं बीनू के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, याद रखना बी के लिए। एंड बजट लाइन क्या है? पी ए इंटू ए प्लस पी बी इंटू बी इज इक्वल टू एम। नाउ इन दिस केस पी ए हमारा आया था 1, अभी किया ना, तो 1 इंटू ए इज ए, पी बी आया था 2 इंटू बी, और एम कितना होगा बच्चे? बीनू के लिए, बीनू के पास है 12 apricots and no bananas, so 12 into 1 is 12, right? Okay, now in this situation हमारे पास ये आ चुका है बजट लाइन, ये हमें गिवन है a इज इक्वल टू 2b विन फंक्शन से, तो एक ही जगह 2b पुट कर दो, 2b प्लस 2b is equal to 12, and in this scenario 4b is equals to 12, b is equals to 3, राइट। मुझे एक बात, एक चीज का आंसर बताओ, a कितना आएगा यहाँ पे अगर b 3 है तो 6, बिकॉज a is equals to 2b, a is equals to 6, बट ये किसके लिए है? बीनू के लिए, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूँ। मुझे अब यहाँ पे इक्वल फीजिबल एलोकेशन होनी चाहिए। सो अगर बीनू 3 बनानास ले रहा है तो अनु कितने बनानास लेगी? 9। अगर बीनू 6 एप्रिकॉट ले रहा है तो अनु कितने लेगी? 6। सो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा 6, 9 का बनेगा। दिस इज ए, दिस इज बी, therefore the correct answer is 6 apricots and 9 bananas. 6 apricots and 9 bananas. Yeah. Okay, next question is, if x and y are two random variables with the joint probability density function which is equals to fxy is equals to 2 by 3 x plus 2y for 0 x comma y less than 1, 0 otherwise, then we need to find e of x divided by e of x given y is equals to half. बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? एफ एक्स वाई गिवन है, और आपको यहाँ पर रेंज भी बता रखी है कि एक्स और वाई दोनों कहाँ से लेके कहाँ तक बिलोंग करते हैं, 0 से लेके 1 तक, राइट। आपको निकालना क्या है? ई ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल्स टू हाफ।
कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है। E of x given y is equals to हाफ का फॉर्मूला क्या है? समेशन और यहाँ पे इंटीग्रेशन, क्योंकि कंटिन्यूस वेरिएबल है ना, यहाँ से पता लग रहा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स के 0 से लेके 1 तक, तो आप 0 से लेके 1 तक भी लिख सकते हो और अभी के लिए एक्स भी लिख सकते हो। एक्स इंटू एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एफ वाई इज इक्वल्स टू हाफ डी एक्स, राइट? ये हम सबको फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे आपको पहले एक काम करो, इसकी वैल्यू निकालो, एफ वाई इज इक्वल्स टू हाफ की। एफ वाई, पहले एफ वाई निकालते हैं। एफ वाई का मतलब हो गया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वाई कैसे निकलेगी? जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स वाई को डी एक्स। अब दैट मीन्स वी नीड टू इंटीग्रेट 0 से लेकर 1 तक। याद रखना वाई के लिए निकाल रहे हैं तो हम इंटीग्रेट एक्स के लिए कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे एफ एक्स वाई का जो हमें गिवन है दैट इज 2/3 को बाहर ले लेते हैं, x plus 2y dx which is equals to 2/3। x के लिए आंसर आएगा x²/2। 2y अगेन दिस इज अ कांस्टेंट, तो इसके लिए आंसर आएगा 2yx 0 से लेके 1 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, 2/3 ये आएगा हाफ प्लस 2y, राइट? विच इज इक्वल्स टू 2/6 प्लस 4/3y, राइट? इसको अगर आपको और सॉल्व करना तो आप और भी सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से इफ यू वांट टू राइट 6 हियर, then it would be 2 plus 8y, right? या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहीं पे आप सिंप्लीफाई कर लेना। 2/6 को हम लिख सकते हैं 1/3, राइट? तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4y। सो 1 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3। ये किसका आंसर है? एफ वाई का आंसर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ये पूरे की वैल्यू को एक साथ पुट करेंगे। आपका एफ वाई क्या आया है? ये आया है, राइट? मुझे निकालना है ये, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो कैन आई राइट एफ एक्स वाई बाय एफ वाई। एफ एक्स वाई कहते हैं 2/3 एक्स प्लस 2y, ये तो गिवन ही था। और एफ वाई भी क्या निकाला? 1 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 3, राइट? अब ये और ये तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3y। अब आप पुट करो y को हाफ, सो एफ एक्स y is equals to half divided by f y is equals to half. Now your answer is 2x plus 2 divided by 1 plus 3/2, right? Just a second, let me see क्यों सही कर रहे हैं। हमने y को डालना है, ये हमारे पास 3y, एक सेकंड ना, 4y था। आई एम मेड द एरर, इसको ठीक करो बच्चे। एफ हमने एफ आई की वैल्यू को गलत लिख लिया था। तो जगह 1/3 प्लस 4y। अब इसको वी कैन राइट, 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दिया, 2x प्लस 4y divided by 1 plus 4y, and now if you put y is equals to half, what you will get बच्चे? 2x plus 2 1 plus 2 which is equals to 2x plus 2 divided by 3। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा, इसका आंसर आ चुका है एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ वाई का।
अब हमें ये चीज को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक x, दिस वैल्यू जो भी हमने निकाली इनटू dx। सो राइट डाउन इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, ये अब e कंडीशनल, सो ex कंडीशनल y इज इक्वल टू, आपके निकाल रहे हैं x इंटू एफ एक्स वाई fy इज इक्वल टू हाफ dx 0 से लेके 1 x इंटू 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 dx। अब x जहाँ जहाँ x मल्टीप्लाई होता है वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 2x स्क्वायर बाय 3 प्लस 2x बाय 3 dx, राइट। अब कैन वी राइट दिस एज 2 बाय 6, यहाँ पे x क्यूब प्लस, मैं सिर्फ इंटीग्रेट कर रहा हूँ बच्चे, 2 एक्स स्क्वायर बाय 6 0 से लेके 1 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर करोगे तो 2 बाय 6 प्लस दिस इज स्क्वायर, ये 9 होना चाहिए बच्चे, 6 नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी 9, इसको 9 लिखो, ये आंसर आना चाहिए 2 बाय 9, बिकॉज यहाँ पे क्यूब आया ना इसलिए। सो हो जाएगा 2 बाय 9 प्लस 1 बाय 3, 9 2 प्लस 3 which is equals to 5 by 9. So बच्चे in this case your correct answer is 5 by 9. Your correct answer is 5 by 9. This is your correct answer. Right? अब है थोड़ा प्रोसेस लंबा, मैं मानता हूँ, मेरे से एक दो बार खुद से एरर हुआ है, बट है बहुत सिंपल। तो अगर एक बार आपको ये समझ आ गया कि निकालना कैसे है, बस आपको सिर्फ कैलकुलेशन को ठीक रखना है बच्चे, ठीक है। ओके, then we have if a discrete random variable x follows the uniform distribution and assumes on the values 8 9 10 8 9 11 15 18 and 20, then what is the probability x minus 14 in absolute terms is less than 5? सबसे पहले वो हमें बोल रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ 8 9 11 15 18 एंड 20, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो सबकी प्रोबेबिलिटीज कितनी आएंगी यहाँ पे, इसको अगर मैं बोलता हूँ दिस इज x, सबकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/6, क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मुझे बोल रहा है कि निकालो x माइनस 14 शुड बी लेस देन 15, तो यहाँ पे x माइनस 14 निकालो इन एब्सोल्यूट टर्म्स, निकालो। तो 8 minus 14 is what? 8 minus 14 is what? In absolute terms, that is equals to 6. 9 minus 14 is what? In absolute term, that is equals to 5. 11 minus 14 is what? Is in absolute terms, that is equals to 3. 15 minus 14 is what? In absolute term, that is equals to 1. 18 minus 14 is what? 4. 20 minus 14 is what? 6. हमें निकालना क्या? Less than 5. अब बताओ 6 लेस देन 5 है, नो। 5 लेस देन 5 है, नो। 3 लेस देन 5 है, यस। 1 लेस देन 5 है, यस। 4 लेस देन 5 है, यस। इनकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है 1/6 1/6 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, आंसर इज 3/6 which is equals to half, so the correct answer is half, right? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। Okay, now we have assume the following probabilities of two events A and B. Probability of A is equals to 0.50, probability of B is equals to 0.70, probability of A union B is equals to 0.85. Then we conclude that, अब ध्यान से देखो, वो बोल रहा है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, इक्वली लाइकली है, ए एंड बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
तो देख लेते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो एक यूनियन का फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें पता है कि दैट इज इक्वल्स टू 0.85 विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बच्चे, 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.7 माइनस, इसको मैं x बोल रहा हूँ, x, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट। In this case, x is equals to 1.2 minus 0.85, and that is nothing but x is equals to 0.35. x है कि आपका probability a intersection b which is equals to 0.35. Now, in this situation, हमें पता है कि independent कब होंगे, जब probability of a intersection b should be equals to probability of a into probability of b होगा। मुझे पता नहीं है या नहीं, वी नीड टू चेक दैट। हमें अभी क्या पता लगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना है 0.35। हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.7, एंड यस दैट इज इक्वल टू 0.35। देयरफॉर this is the property of independent events, right? Therefore this is a property of independent events, yeah, and hence the correct answer is A. Okay, now we have the following table provides different statistical model। मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको ये कितना दिख रहा है ढंग से कितना नहीं, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ सो दैट आपको ये थोड़ा और ढंग से दिखना शुरू हो जाए एंड जूम इन हो जाए। बट पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The following table provides different statistical model specification uh, along with the elasticity of yt with respect to xt. Which one of the following option is correct? एक बार चेक कर लेते हैं इसको। वो बोल रहा है कि ये मॉडल है और इसकी इलास्टिसिटी ये गिवन है, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। इलास्टिसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है आपको पता है, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ पे आना चाहिए x बाय y, राइट? दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ dy बाई dx डिवाइडेड बाई x बाय y, व्हाट आई विल गेट? अगर मैं dy बाई dx कर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा बीटा 2 बाय माइनस एक्स टी स्क्वायर इंटू एक्स करता हूँ डिवाइडेड बाय वाई करता हूँ। वो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो ये वाला ऑप्शन गिवन है, जो कि मेरा आंसर सिर्फ इसका है। इलास्टिसिटी के लिए मुझे अभी इस रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने अभी तक नहीं किया, एंड हेंस दिस इज रॉन्ग। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट वाले में अगर मैं डी वाई डी एक्स निकालता हूँ व्हाट आई विल गेट, नेक्स्ट वाले में डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ व्हाट आई विल गेट, इन दिस केस आई विल गेट माइनस बीटा 2 डिवाइडेड बाय एक्स टी। अगेन सिर्फ डी वाई डी एक्स निकाला है, ये सिर्फ स्लोप गिवन है मतलब आपको, राइट? सो देयरफॉर दिस इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स निकालूं, याद रखना ये एल एन है, लॉग है, तो ये पहले होगा 1 बाय वाई, राइट? फिर होगा डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू बीटा 2 बाय एक्स। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं एक्स को ये वाली साइड में लेके जाऊंगा, यानी राइट, डी वाई बाई डी एक्स इसको पहले लिख रहा हूँ इंटू एक्स बाय वाई। क्या यही तो इलास्टिसिटी नहीं थी? बिल्कुल यही थी, एंड दैट इज इक्वल्स टू बीटा 2, और यही आंसर लिखा है। therefore yes this option is correct, right? अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके,
नेक्स्ट में वो बोल रहा है एल एन वाई टी इज इक्वल्स बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टी प्लस सी टी, तो हमारे इलास्टिसिटी ये आना चाहिए। एक बार देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा पहले इसका, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर उसके बाद अगर मैं चलूँ आगे तो आंसर आएगा बीटा टू। बट क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक्स है, तो अगर मैं दोनों जगह एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये तो इलास्टिसिटी बन गया, इलास्टिसिटी फॉर्मूला, एंड दैट इज इक्वल टू बीटा टू एक्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। मुझे पता लग गया 3 और 4 करेक्ट है। अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूँ अपने ऑप्शन में, मुझे और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिल गया 3 एंड 4 आर करेक्ट, पेयर वाइज मिल गया। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे अब आपका होमवर्क है कि आप इन दोनों को सॉल्व करोगे और आप ये देखोगे कि आपका इलास्टिसिटी ये आ रहा है, नहीं आएगा आपका इलास्टिसिटी, राइट। श्योर। ओके, just give me a second now. Next question is, a firm I faces a possibility of entry by the challenge firm C. If C enters, I may either accommodate or fight. If C does not enter, its payoff is 1, while I's payoff is 2. If C enters and I accommodate, their payoffs are 2 and 1, respectively. However, if C's entry is met with a fight by I, their payoff are 0 and 1, respectively. Which one of the following is a subgame perfect Nash equilibrium? ओके, सबसे पहले पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे बच्चे यहाँ पे, राइट। ओके, यहाँ पे आप लिखो आई, यहाँ पे आप लिखो सी। सी के पास दो ऑप्शन है, या तो एंटर करेगा या तो नॉट एंटर करेगा। आई के पास या तो अकोमोडेट करेगा तो फाइट करेगा। अब वो क्या बोल रहा है, इफ सी डज नॉट एंटर इट्स पे ऑफ इज 1 वाइल आई पे ऑफ इज 2, 1, 2 दोनों जगह, राइट। वो ये नहीं कह रहा कि आई अकोमोडेट करेगा फाइट, जब वो एंटर ही नहीं करेगा तो अकोमोडेट फाइट कैसे करेगा। तो सी के लिए 1, आई के लिए 2। देन वी हैव हाउएवर if C enters met with a fight, but by I, sorry, I have missed one line. If C enters and I accommodate, if C enter I accommodate, their payoff are 2 and 1, 2 comma 1, right. However, if C's entry is met with a fight by I, their payoff are 0 and 1, 0 and 1। Nash equivalent निकालना, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, if C enters, what will happen to I? If C enters, I can take both. Either I can take accommodate or I can fight. So in this case, I can take both. Either it can accommodate or it can fight. तो इसको एक एक केस करके सॉल्व करेंगे। अगर if I accommodates, then what will happen? Then what will C do? If I accommodate, then C will enter. So in this case, अभी के लिए हमारे पास एक सिचुएशन तो बन गई कि if C enter, I can accommodate, and if I is accommodated, C will enter, right? Therefore ये वाली तो सिचुएशन हमारे पास नैश इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, राइट, एंटर अकोमोडेट। और देखते हैं, इसी को हम लेके चलते हैं आगे। अगर सी ने एंट्री करी, आई क्या करेगा, अगर आई फाइट करता है इस बार, क्योंकि आई अकोमोडेट और फाइट दोनों कर सकता है, एंड अगर आई ने फाइट किया तो सी क्या करेगा, अगर आई ने फाइट किया देन सी विल नॉट एंटर, एंड हेंस ये वाला नैश इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। अगर सी नॉट एंट्री करता, व्हाट विल हैपन टू आई, आई कैन
अगेन डू दी सेम थिंग, अकोमोडेट और फाइंड, बट वो हम निकाल चुके हैं. अगर आई अकोमोडेट करेगा तो सी विल make the entry, right? So in this case, the correct answer is enter and accommodate. In this case, the correct answer is enter and accommodate, right? Okay, we have next question. Consider the solo growth model in which output y is determined by the production function yt, which is equal to 0.2 kt plus 0.8 lt, where k and l denote capital and labor used in production process, and t depicts the time. The depreciation is given by delta kt, where delta is 0.2. Saving is given by small syt, where s is 0.5. Assume that population does not grow with time. The steady state capital per unit of labor is 1. तो हमें yt given है 0.2 kt, 0.8 lt. हमें पता है कि हमें y by l में पहले कन्वर्ट करना है. अभी के लिए मैं टी नहीं लिख रहा, सिर्फ y by l लिख रहा हूँ. सो दिस इज इक्वल टू 0.2 k by l plus 0.8 l by l is 1, right? This will be small y is equal to 0.2 small k plus 0.8, right? Now at steady state, we know that my depreciation is equals to savings. Depreciation rate is 0.2 small kt is equals to 0.5. yt की जगह we can write this, right? Which is 0.2 small k plus 0.8. अभी के लिए मैं t को नहीं लिख रहा बच्चे. तो दिस इज 0.2 स्मॉल k इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 0.1 स्मॉल k प्लस ये हो जाएगा आपके पास 0.4, राइट? दैट इज 0.1 small k is equals to 0.4, and hence small k is equals to 0.4 divided by 0.1, which is equals to 4. Hence your small k, which is k by l, which is capital per unit of labor, is 4, right? So the correct answer is 4. Okay, now we have last question. An industry comprising only two firms produces a homogeneous product where the market demand function is given by price is equals to 200 minus 2 q1 plus q2, where q1 and q2 are the output levels of firm 1 and firm 2 respectively. The individual firms cost functions are 4q1 and tc2 is equals to 4q2, right? Where tc1 and tc2 are total costs of firm 1 and 2 respectively. If firm 2 is Takelberg leader, so firm 2 is the leader. Firm 2 is the leader and firm 1 is a follower, then the profit of Takelberg leader, you have to find the profit of this firm. So again, the step remains the same, and the steps are, let me write the steps. Step number 1, write the best response function of, step number 1, write the best response function of follower. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉलोअर के लिए आपको फॉलोअर का प्रॉफिट फंक्शन करना पड़ेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू q1. So in this case, you will get 200 q1 minus 2 q1 square minus 2 q2 q1 minus 4 q1, right? ये हमारा कॉस्ट था. Now if I do del pi1 by del q1, what I'll get बच्चे, 200 minus 4 q1
minus 2q2 minus 4 is equals to 0. If I solve this, I'll get 196 minus 2q2 divided by 4 is equals to q1. अगर मैं इसको और सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैंने किया हुआ है, इसलिए आई एम राइटिंग दिस एज 98 minus q2 divided by 2 is equals to q1, right? हमें q1 के लिए निकालना था, ठीक है, तो इसको एक बार मार्क कर लेते हैं हम लोग. दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ फॉर्म 1. अब हमें क्या करना है स्टेप 2 में? स्टेप 2 के अंदर हमें प्रॉफिट फंक्शन लिखना है फर्म 2 का, विच इज लीडर. So profit function of firm 2 is equals to 200 Q2 minus 2 Q1 Q2 minus 2 Q2 square minus 4 Q2. अब ये जो Q1 है ना, आप इसकी वैल्यू बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन वाले की वैल्यू को पुट करोगे, विच इज इक्वल्स टू पाई 2 is equals to 200 Q2 minus 2 98 minus Q2 divided by 2 Q2 minus 2 Q2 square minus 4 Q2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. पाई 2 is equals to 200 Q2 minus 98 plus 98 Q2 plus Q2 square minus 2 Q2 square minus 4 Q2. Now, in this situation, we can also write this as 200 Q2, और इसको we can write, ध्यान से देखना, 98 और 4 को ऐड करोगे तो आएगा 102. 102 200 में से 102 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 98 Q2, राइट. एंड अगर इसको करोगे तो आंसर आएगा माइनस Q2 स्क्वायर. सो प्रॉफिट 2 इज इक्वल्स टू दिस del pi 2 by del Q2. what you will get? 98 minus 4, sorry, 2Q2, put that equals to 0. Q2 कितना आ रहा है बच्चे? 49. अगर आपका Q2 49 आ रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? Q1 के लिए आप यहाँ पे पुट करोगे, राइट, विच इज 98 minus Q2 which is 49 divided by 2 which is 49 by 2 which is 24.5. अब आपका प्राइस आपको निकालना बहुत इजीली निकल जाएगा. प्राइस इज इक्वल्स टू 200 minus 2 Q1 Q2. अब एक बात बताओ, Q1 Q2 कितना होगा? मैंने सॉल्व किया हुआ है तो आई एम गेटिंग द आंसर. एक बार इसको ऐड कर लेते हैं. 49 24.5, this is 0.5 3 and this is 73.5. 73.5. Therefore, this is equals to 200 minus 147, and hence your price is equals to 53. Your profit, because हमें profit निकालना है from 2 का, is equals to TR minus TC, which is 53 into 49 minus 4 Q2, which is 49, and hence this is 49 into 49. Therefore, the correct answer is 2401. The correct answer is 2401.